नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कुमार भारी। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर में सहायक आचार्य के पद पर पदस्थापित हूँ। आरपीएससी की जो वैकेंसी थी 2014 में जिसकी विज्ञप्ति निकली और 2018 में जिनको ज्वाइनिंग मिली, उसमें मैंने राजनीति विज्ञान विषय में टॉप किया था, यानी राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया था। आज हम इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रणनीति से क्या तात्पर्य है। अक्सर मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते हैं, बच्चों के यानी साथियों के, और वो जिन प्रश्नों को पूछते हैं कि सर पुस्तक सूची बता दीजिए, सर कैसे तैयारी करें, नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं उनके मैंने इस वीडियो में रिप्लाई दूं। पुस्तक सूची कोई शामिल किया है तो देखते हैं। थोड़ा सा मैं मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि यह आपको रणनीति समझने में भी हेल्प करेगा कि बहुत सी चीज़ें मेरे को नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो मेरी जो एजुकेशन थी वो उसका बैकग्राउंड भी ऐसा था। मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज जयपुर से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और मैंने एमफिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से किया, यानी जेएनयू से किया। और ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र सिविल सर्विसेज की तैयारी में बीता, आरएस एंड आईएएस की तैयारी में। तो कुछ एक पोर्शन ऐसा था जो हमारे आईएमए में चलता था, या एमफिल में पढ़ा था, या सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान पढ़ा था, और बाकी सब जो राजस्थान में जो किताबें चलती हैं उन्हीं से ही आता है। तो ये हम कंप्लीट इसमें जानने की कोशिश करते हैं। यह वीडियो मैंने जो पेपर 3 है राजस्थान सामान्य ज्ञान, पूरा उसी के लिए बनाया है। और जो सब्जेक्ट की तैयारी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बाकी वो सभी सब्जेक्ट पे लागू होता है, तो उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान राजस्थान फर्स्ट पेपर की 3rd पेपर जो है उसकी बात करते हैं। थोड़ा इस भर्ती का परिचय देख लेते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हीं के लिए है डेफिनेटली। विज्ञप्ति राजस्थान आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 31 विषयों के लिए 918 सहायक आचार्यों के लिए भर्ती हो रही थी। देखिए, इस पद का नाम हमारी ज्वाइनिंग से पहले ही बदला था। उससे पहले इसका नाम कॉलेज लेक्चरर था, और लास्ट गवर्नमेंट ने, यानी लगभग 2017 आई थिंक, क्योंकि 18 में हमारी नियुक्ति हुई थी, तो जस्ट उससे पहले कह रहे थे कि वो बदला गया है। कॉलेज लेक्चरर से इस पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया। यानी अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, ये पद नाम राजस्थान में बदल दिया गया है। तो अब जो भर्ती हो रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से ही हो रही है। राजनीति विज्ञान में इसके लिए 57 पद हैं। यह पद स्थायी प्रकृति का है। स्थायी प्रकृति यानी एडहोक या कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। राजस्थान में 2 साल का प्रवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड होता है। यह बात उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अदर स्टेट्स में अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट से हैं। और आप इस पद से अगर रिक्रूट होते हैं तो राजस्थान सरकार के कर्मचारी होंगे, ना कि किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई। यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई यूनिवर्सिटी स्वयं रिक्रूट करती है, आपको आरपीएससी रिक्रूट कर रही है। पूरे राजस्थान में जो सरकारी महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं, उनमें आपको पदस्थापित किया जाएगा। पूरे राजस्थान में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। राजस्थान में तहसील स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस ब्लॉक लेवल पे हैं, 1-2 कॉलेज गांव में भी हैं। हाल ही में यानी कल ही आरपीएससी ने नया सिलेबस अपलोड किया है। उससे पहले जो भी जितने भी अभ्यर्थी थे वो तैयारी कर रहे थे पुराने सिलेबस के अनुसार। मोर और लेस सिलेबस सेम है। उस सिलेबस पे हल्का फुल्का जो जोड़ा है या घटाया है। ज़्यादातर पाठ्यक्रम में ये किया है कि थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। जैसे जीके की अपने बात करें, सामान्य ज्ञान वाले पेपर की, तो सेंट्स के जो नेम थे वो बता दिए,
सिविलाइजेशन थी उनका नाम बता दिया, लेकिन सिलेबस मोर और लेस सेम है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। सिलेबस आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्कीम है एग्ज़ाम की, इसमें टोटल 3 पेपर होंगे, 2 आपके सब्जेक्ट के, कंसर्न सब्जेक्ट के, यानी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के, और 1 पेपर होगा राजस्थान जीके का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के पेपर में प्रत्येक 75 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस आएंगे। और जीके का राजस्थान का जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 50 अंक का होगा। 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से बनेगी। रिटर्न प्लस इंटरव्यू, तो रिटर्न हो गया 200 का और इंटरव्यू हो गया 24 अंक का, तो इसमें से मेरिट बनेगी। जो अदर स्टेट से मेनली आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये सूचना महत्वपूर्ण है कि भले ही ये 200 में से 50 मार्क्स का दिख रहा है आपको, 224 में से 50 का, लेकिन यह क्वेश्चन पेपर निर्धारक साबित होता है जो अदर स्टेट से आते हैं। तो अगर आप इस पेपर को पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखते या आपके पास वक्त नहीं है तो इस एग्जाम को देने का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका जो शेयर है वो पता है अपने को कि 224 में से 50 मार्क्स का है। इस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम, सभी क्वेश्चन बराबर अंक के होंगे। पहली बार इस बार आरपीएससी ने सिलेबस में ये भी लिखा है कि मीडियम है वह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा। ये पहले से भी दोनों मीडियम में ही पेपर होता था, लेकिन इस बार उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है। पुस्तक सूची की बात करें तो राजस्थान के पेपर के मामले में ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है नहीं, क्योंकि राजस्थान के जो लीडिंग पब्लिकेशंस हैं वो अच्छी किताबें लिखते हैं। उन्हीं किताबों से एग्जामिनेशन में पेपर मिलते हैं अपने को। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, लक्ष्य और पनोरमा। अभी चूंकि सिलेबस आया है तो ये लक्ष्य फर्स्ट और भाग सेकंड के रूप में 2 किताबें आती है, लेकिन सिलेबस आ गया तो पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से भी लक्ष्य पब्लिकेशंस की बुक आएगी। तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, जबकि भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलेगा। तो अगर पहले से आपने ले रखी है भाग फर्स्ट एंड भाग सेकंड, तो सिलेबस को देख करके टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये सिलेबस में है और यह नहीं है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना होता है, सिलेबस के बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, और सिलेबस में जो है उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी किताब है पनोरमा। सेम पनोरमा भी यही है, पनोरमा में भी भाग आते हैं और वो भी सहायक आचार्य के एग्ज़ाम के लिए आएगी, क्योंकि सारे पब्लिकेशंस निकालते हैं तो ये इनका भी निकालना तय है। ये जो 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं ये कोर किताबें हैं, इनमें से एक लेना है। जैसा मैंने कहा है कि एक किताब को करना है। दोनों ही किताबें अच्छी हैं। अक्सर अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर आपने कौन सी पढ़ी थी, तो मैंने पनोरमा पढ़ी थी और मैंने फर्स्ट टाइम ही मेरे करियर में राजस्थान जी के पढ़ा था। उससे पहले मैंने ज़्यादा टाइम मैंने सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी के लिए दिया था। तो फर्स्ट टाइम पनोरमा पढ़ी थी। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। यद्यपि उस टाइम चूँकि ये फर्स्ट टाइम इसने कंपाइल किया था तो काफ़ी कमियां थी, तो गलतियां भी थी, लेकिन होप अब नहीं होंगी। लेकिन किताब ओवरऑल अच्छी थी, लक्ष्य भी अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई सी भी पढ़ लीजिए। ये कहना कि यही अच्छी है, ये सब्जेक्टिविटी का मामला है। मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। इन किताबों के अलावा अगर आप बिना बोर हुए और लगातार मोटिवेटेड रहते हुए अगर इन दोनों में से एक किताब को पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कोई आप अन्य किताब को लेके आएँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा चाहिए कि भी थोड़ा मानचित्र वो हों, थोड़ा असिस्ट करने वाली और किताबें हों, कई बार लगता है कि ये किताबें बहुत बड़ी है तो एक बार एक छोटी सी किताब पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा जो भी आपको मतलब फील होता है, तो इस केस में कुछ किताबें हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ।
उनसे ज़्यादा पढ़ने का तो फिर वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, तभी हमें यह निर्णय लेना चाहिए। राजस्थान की मानचित्रावली आती है सिखवाल प्रकाशन की। यह किताब अच्छी है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सिर्फ, क्योंकि इतनी छोटी किताब में मैप दे करके पूरा कवर नहीं किया जा सकता, ना ही इस किताब का स्कोप है पूरा कवर करना, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है वो रोचक अंदाज में और सिर्फ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है, लेकिन अच्छी किताब है। ऐसे ही राजस्थान की मानचित्रावली एक मूमल प्रकाशन की भी आती है, वो भी अच्छी किताब है। असिस्टिंग में आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th से 12th तक इस बार जो राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड अजमेर है उसके पाठ्यक्रम में लगी हैं। ये किताबें भी चूँकि इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ये राजस्थान के ऑफिशियली स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। जैसा मैंने बताया कि स्टार्ट आप लक्ष्य या पनोरमा से कीजिए और उन्हीं को ही पढ़ते रहिए। जब आपको ये लगे कि हमें थोड़ा ऑफिशियल की तरफ बढ़ना चाहिए, तब आप इन किताबों को अगर एक बार नज़रों से निकालेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, छोटी मोटी कोई एक दो चीज़ों के अलावा। तो लेकिन अगर इनको आप निकाल लेंगे तो ये रहेगा कि मैंने स्टेट के जो स्टेट का बोर्ड है उसकी जो अधिकृत किताब है उसको भी पढ़ा है। और ऐसा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 2-4 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं और थोड़ा इसमें नवीनीकरण भी हो जाता है। बच्चों की किताब पढ़ते हैं तो कम फैक्चुअल्स होती हैं, जोर नहीं आता, पढ़ते जाओ कहानी की तरह, और कुछ आया तो उसे नोट डाउन कर लो। तो ये किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता और सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य या पनोरमा। ये जो किताबें हैं वो असिस्टिंग रोल में हैं। चूँकि करंट अफेयर्स ऐसा विषय है जो एग्ज़ाम कब होता है उससे जस्ट मेरा मानना है कि 6 महीने तक का पर्याप्त है, उससे पुराना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो समसामयिकी की छोटी छोटी बुकलेट आती हैं राजस्थान में, मूमल की हर महीने की आती है, इधर वो पढ़ लीजिए या वार्षिकांक देख लीजिए या राजस्थान क्रोनोलॉजी। ये जो करंट अफेयर्स की ये जो मैगजीन्स हैं ये ज़्यादा बहस का विषय नहीं है। प्रत्येक मैगजीन से क्वेश्चंस आते हैं, कोई इतने ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते। हमें इस चीज़ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ ईयर में फ़लाँ एग्ज़ाम में उससे इतने 4 क्वेश्चन आए थे, उससे 3 आए थे, या उससे 29 आए थे, उससे 26 आए थे। ये सब संयोगों का मामला है। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रिकी या इतने ज़्यादा डीप पूछने वाले नहीं होते। सामने ही 5 फैक्ट हैं, उन्हीं को ही थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम पेपर 3 ये जो राजस्थान जीके का है इससे संबंधित बात करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट का पेपर है अपना पॉलिटिकल साइंस का, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसका ये थंबनेल है, वो वीडियो आप सब्जेक्ट पेपर के लिए देखें। फैक्ट स्ट्रेटजी पर बात करें, अगर तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रणनीति क्या और रणनीति किसकी। कि मेरी समझ में रणनीति क्या होती है? रणनीति होती है जो आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी जो स्ट्रेंथ है आपकी, और आपका संचित ज्ञान कितना है, आपकी ग्रेस्प पावर क्या है, आपके स्टडी आवर्स क्या हैं, तो इन सब से मिल करके बनी होती है। जब ये वेरिएबल्स हैं जिसमें आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपकी हैबिट से लेकर के आपकी ग्रेस्प पावर लेकर के जो शामिल करेंगे, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति से व्यक्ति वेरी करेगी, यानी वह अलग होगी। तो स्ट्रेटेजी आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जैसी कोई बात नहीं होती। मेरा पढ़ने का अलग स्टाइल है, आपका पढ़ने का अलग अंदाज है, तो आप उसी को ही फॉलो कीजिए। अगर आपको ठीक ठीक लेवल पर सफलताएं मिल रही है अब तक, कि आपने सामान्य तैयारी की, आप टीचर बन गए, आपने सामान्य तैयारी की, आप और अच्छे जॉब में लग गए, तो उस स्थिति में आपको अपने आप को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रणनीति अच्छी है, तभी आपको सफलता निरंतर मिल रही है। तो रणनीति आपकी अपनी होगी, व्यक्तिगत होगी, किसी थर्ड पर्सन की या किसी सक्सेसफुल पर्सन की या किसी टॉपर्स की रणनीति एज इट इज़ फॉलो नहीं हो सकती। अक्सर हम दूसरों से बातें करते हैं ताकि कुछ जो चीज़ें हैं उन पर हो सकता है हमने सोचा नहीं हो तो एक सेकंड थॉट मिल जाए,
कुछ ऐसे जो एरियाज़ हैं जिन पर हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, उनके बारे में जानकारी मिल जाए। हो सकता है कुछ एक चीज़ों को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हों, उसको हम अगर दूसरा कोई बताए तो हम उस पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की क्षमता में आ जाएं। इसलिए हम रणनीति की बात करते हैं। बाकी रणनीति कभी भी किसी और की फॉलो नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की अपनी रणनीति होती है, उसे आपको अपनी रणनीति स्वयं बनानी है। यानी रणनीति की जो रचना है वह आपको स्वयं करनी है और आपकी रणनीति यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। तो रणनीति को लेकर के कभी ये नहीं सोचना कि मुझे फलां व्यक्ति ने ये कहा, फलां टॉपर ने ये कहा, फलां आईएएस ने ये कहा और वैसे ही करना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी मौलिकता खो बैठेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है कि क्या पेपर थर्ड जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का है यह चयन के लिए निर्धारक है। जैसा मैंने आरंभ में कहा, यह क्वेश्चन मेनली जो अदर स्टेट्स के जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो इतना है, 224 मार्क्स में से 50 मार्क्स हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो फाइनल मेरिट रहती है उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता और बिना तैयारी के राजस्थान के जीके में 50 में से बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसलिए बिना इस पेपर को समय निवेश किए, बिना इस पेपर की तैयारी किए इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन की संभावनाएं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो अगर आप राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो तैयार हो जाइए राजस्थान जी के पढ़ने के लिए। जैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने हिमाचल का इंटरव्यू दिया, हरियाणा का इंटरव्यू दिया, हिमाचल के 2 बार इंटरव्यू दिया, उत्तराखंड का इंटरव्यू दिया, मध्य प्रदेश का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, उत्तर प्रदेश का भी मैंने सिलेबस देखा। उस टाइम वो भर्ती हुई नहीं थी, उससे पहले मेरा ये जॉब लग गया। और भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट हुए, मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हुए। उन राज्यों के जीके का इतना वेटेज नहीं है, लेकिन राजस्थान के जीके का वेटेज अच्छा है। तो राजस्थान जीके की तैयारी करना मस्ट है, तभी आप कंपटीशन में रहेंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपका जो भी शेड्यूल इसे अलाउ नहीं करता, तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी दावेदारी कम है, कमज़ोर है। क्या ये पुस्तकें पर्याप्त हैं? जब अभ्यर्थी पूछते हैं तो उन्हें अगर 1 या 2 किताबें बता दो। कुछ अभ्यर्थी सिर्फ 1 या 2 किताबें सुनना चाहते हैं सब्जेक्ट में, वो संभव नहीं होता। और कुछ अभ्यर्थी 1 या 2 किताबें बता दो, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वो किताबें उनके पास ऑलरेडी होती है। मैं ये कहता हूँ ये किताबें सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाना है, ना कि सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ज़रूरत नहीं सारे क्वेश्चन सोल्व करने की। कोई भी एग्ज़ाम की जो मेरिट लिस्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले ही सेलेक्ट होते हैं। ना किसी टीचर्स को फंसाना है, ना आपको अपनी जो पीयर ग्रुप्स हैं उसमें झूठी रॉयल्टी खानी है कि वाह इसको क्या मतलब विलक्षण नॉलेज है राजस्थान के बारे में। तो इन सब जो बातें हैं जो गैर प्रासंगिक हैं, इनको आप हटा दीजिए। मेरिट में आने के लिए, इवन टॉप करने के लिए ये किताबें पर्याप्त हैं। और चूंकि हम रणनीति पर बात कर रहे हैं तो रणनीति वैसे भी जनरल चीज़ों को लेके बनती है। अब ये कहें कि सर खुदा न खास्ता इनमें से ना आए, तो खुदा न खास्ता की रणनीति नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर एकदम आउट ऑफ बॉक्स यानी एक ऐसा पेपर आ जाए जो आज तक नहीं आया हुआ, तो भी फ़ायदा उसी को ही होगा जो पढ़ के गया है, और उसे इतना पर्याप्त फ़ायदा होगा कि मेरिट नीचे आ जाएगी लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस रैंक पर उसे डिजर्व करना था वो करेगा, वहाँ वो रैंक वह हासिल करेगा। अगला जो प्रश्न है, कितने घंटे पढ़ने से चयन होगा? देखिए ये बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर पूछते हैं कि सर शाम को पढ़ें, सुबह पढ़ें। ये बातें मैटर नहीं करती, मैटर करता है पढ़ना। और कितने घंटे की जहाँ तक बात है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपका ऑलरेडी आपके पास कितना संचित नॉलेज है, आपकी ग्रेस्प पावर क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि कितने घंटे पढ़ने से हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि आप ना केवल अपना बेस्ट दें
भाई अपना बेस्ट तो आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे बिजी शेड्यूल से मैं मात्र 1.5 घंटे निकाल पाता हूँ तो मेरा बेस्ट हो गया। एक आप एब्सोल्यूट बेस्ट दें ताकि एग्ज़ाम में आपकी अच्छी रैंक आए, और वो एब्सोल्यूट बेस्ट आई थिंक अच्छी मेहनत हो, एटलीस्ट 4-5 घंटे पढ़ें। और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और ज़्यादा पढ़ें, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और कितना टाइम आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। क्या साक्षात्कार की तैयारी अभी से आरंभ करें? देखिए, राजस्थान में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है हम सबको पता है। आरपीएससी पहले विज्ञप्ति नहीं निकालती, फिर विज्ञप्ति निकाल देती है, तो सिलेबस नहीं निकालती, सिलेबस निकाल देती है तो एग्ज़ाम करवाना भूल जाती है, फिर एग्ज़ाम करवा देती है तो कोरिजेंडम आते हैं, ये वो कोर्ट, हर प्रोसेस में अपने को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मिलता है। तो पहले किसी अगले चरण की टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मूलभूत होती हैं जो अपने व्यक्तित्व में होनी चाहिए, वो इंटरव्यू के लिहाज से अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो आज ये मान लीजिए कि आज तक है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो भी ये 3 महीने उनका विकास करने का नहीं है। आप पर्टिकुलरली पूछना चाहते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में अब हमें ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है इंटरव्यू, उसकी अभी टेंशन नहीं ले। इंटरव्यू ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। आपको जो आता है वो उस पूछ लेते हैं, बाकी आप कैसे बात करते हैं, कैसे नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, यही सब है इंटरव्यू। इंटरव्यू की टेंशन ना ले, और ना ही यह है सही वक्त है। पहले इंटरव्यू कॉल करवाइए। पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करें या नहीं करें। देखिए, हर कोई ये कहता है कि सोल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो जीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, एक्चुअली हम उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ही भूल जाते हैं, जबकि फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। और जो अपनी गाइड्स आती हैं, ये गाइड्स प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर को या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो सूचना मांगी गई है उस सूचना को समाहित करके ही निकाली जाती है। तो क्वेश्चन पेपर्स में ज़्यादा समय ज़ाया ना करें। अगर आपको कुछ एक को आदत होती है कि वो क्वेश्चन के थ्रू ही याद करते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब टाइम इतना बचा है कि आप अगर इन किताबों को 2-2, 3-3 बार नहीं करते हैं तो 2-2, 3-3 बार नहीं किए बिना रिजल्ट नहीं आते। सिर्फ एक बार नोवेल की तरह पढ़ने से किताब याद नहीं रहती। और किताब करते हैं फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो ये ज़रूर होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ हम भूल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उस सेंस में क्वेश्चन पेपर कीजिए, लेकिन कम ही क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है। ज़्यादा वक्त क्वेश्चन पेपर को देने की बजाय टेक्स्ट को दीजिए। उस टेक्स्ट में आप ट्रिक बनाइए, जैसे भी आप उसको याद रख सकते हैं, उसको माइंड में क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के रूप में सेव रख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, मैपिंग बनाना माइंड में कि भी अच्छा ये 4 चीज़ें हैं, ये इन 3 फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। जो भी जैसा भी तरीका है, जैसा भी कंटेंट है, उसको वैसे सेव रखिए, याद रखिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, आई थिंक टाइम नहीं है इस पेपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ना ही ज़रूरत है। क्या परीक्षा अप्रैल 2020 में होगी? ये प्रश्न जब से आरपीएससी ने डेट निकाली है तब से बच्चे पूछते हैं। मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी। आप आरपीएससी का इतिहास स्वयं देख लीजिए। बाकी राजस्थान में या किसी भी राज्य में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं, उनका अगर विश्लेषण करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक इस परीक्षा में सफल होने में कतई सहायक नहीं होगा, आप ये मान के चलिए कि परीक्षा अप्रैल 2020 में ही होगी, क्योंकि यह उन अभ्यर्थियों को भी हेल्प करेगा जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया नहीं होगी और अगर हो गई तो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों की तैयारी कम है उनको भी हेल्प करेगा कि वो अगर अभी ये मान के चलेंगे कि अप्रैल 2020 में होगी और मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और वो अगर पलायन कर गए तो ये पलायन उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आगे भी पोस्टपोन हो सकता है। फिर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक मोटिवेटेड रह कर तैयारी करते हैं
तो रिजल्ट डेफिनेटली आता है। ये जो प्लायनवाद है कि मेरा इस भर्ती में तो नहीं होगा और अगले वर्ष मैं पहले साल से ही इतनी ज़बरदस्त तैयारी करूँगा उससे रिजल्ट आएगा, यह है गलत है। आप तैयारी अगर कम है, वक्त कम मिल रहा है, तो भी पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी करते रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। और इस तारीख में होगी, उसके लिए गुणा भाग समीकरण ये पूछना उधर पूछना ये कतई सहायक नहीं है। किसी को हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन मेरे को नहीं पता है। कितने प्रश्न हल करने चाहिए परीक्षा में? यह प्रश्न अक्सर जो नेगेटिव मार्किंग की जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें यह हर किसी के मन में उठता है और स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखिए, कुछ एक स्टूडेंट जो सेलेक्टेड लोग हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका ये मानना है कि वो कम करते हैं और उनमें से बहुत कम नेगेटिव होते हैं और उनका रिजल्ट ठीक रहता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सटीक आंसर अपने को नहीं पता होता, लेकिन उसका अंदाज़ा होता है। कुछ एक एलिमिनेशन हो जाते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक हो गया, बाकी 3 में एक और हो गया, लेकिन फिर भी 2 बचे हुए हैं तो उनमें जस्ट 50-50 है। लेकिन फिर भी किसी में सिक्स सेंस काम करता है, वो गलत भी होता है, लेकिन अपने को जो अपना रैशनल है, जो अपना विषय का ज्ञान है, उस सब को यूज़ करते हुए मैं मानता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, कम क्वेश्चन कभी नहीं करने चाहिए। क्योंकि कम क्वेश्चन करके आप ऑलरेडी बाहर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50 क्वेश्चन करके आप 48 का स्कोर खड़ा कर लें, लेकिन ये हो सकता है कि आप 60 क्वेश्चन करके आपके 51 सही होके 48 का स्कोर हो जाए। हो सकता है, देखिए असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट्स मैंने मेरी लाइफ में मेरे साथ ही देखे हैं, उनका एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, उनका वो बहुत कम क्वेश्चन करते थे और उनमें से लगभग सारे ही सही होते थे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने अधिकांश विद्यार्थियों को ऐसा देखा है, मैं स्वयं उनमें था जो ज़्यादा क्वेश्चन करते थे और ज़्यादा क्वेश्चन के आधार पर ही स्कोर खड़ा होता था। गलत होते थे, लेकिन गलत के डर से क्वेश्चन को छोड़ देना आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 99 पक्का ही करें, भले ही आपको आए ना आए, लेकिन जो आपको आते हैं, जिनमें आप अपना थोड़ा बुद्धि लगा करके उनमें उन क्वेश्चंस को करें। प्योर जो अंदाज़ा है, एकदम प्योरली 1 2 3 4 3 4 1 1 1 लगा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है पाठ्यक्रम की महत्ता। देखिए, सिलेबस बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो सिलेबस की कॉपी अपने पास रखें। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं करना है। ये मत सोचो कि इस टॉपिक में ये निहित है, ये है, वो है, बुक्स में दे रखा है तो हो सकता है एग्जामिनर की उस पर नज़र पड़ जाए। नहीं, सिलेबस पर ही चिपके रहना है, डिटो सिलेबस करना है और सिलेबस का कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिलेबस का कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसका मतलब ये है कि अगर कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे 4 यूनिट्स हैं, उनमें अगर कोई एक यूनिट में उनका मन नहीं लगता या एक यूनिट उनकी कमज़ोर है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो मैं 4th यूनिट कम्प्लीटली छोड़ देता हूँ और बाकी 3 में मैं अच्छा स्कोर खड़ा कर लूँगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, या ऐसा होना की संभावना कम है और ये मुश्किल होता है। आप भले ही चारों यूनिट बराबर एकदम ज्यामितिक अनुपात में ना हो, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता। अगर रुचि का मामला है तो एक यूनिट ज़्यादा अच्छी होगी, एक कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी यूनिट है उसे छोड़ना नहीं है और उसकी सिलेबस, उसका विस्तार, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को देखकर उनको समानुपातिक रूप से बराबर टाइम देना है, बराबर समय निवेश करना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन को कंप्लीटली तो छोड़ना ही नहीं है, उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाना है। एकदम छोड़ने का कतई मतलब नहीं है। कोशिश रहे एकदम बैलेंस्ड पूरा सिलेबस आप करके जाएं। सिलेबस के एकदम कोनों कोनों को आप पढ़ के जाएं कि अच्छा इसमें ये दिया है, सेक्ट्स दिया है, सेंट्स दिए हैं, तो ये सेंट्स हैं, ये सेक्ट्स हैं, सब पढ़ के जाएं।
अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी सामान्य ज्ञान की तैयारी क्या करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और मेरे पास इससे रिगार्डिंग 5-7 स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए थे। मैं थोड़ी सी अनयूजुअल राय भी इस मामले में रखता हूँ। मेरा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को राजस्थान जीके की तैयारी करने के लिए ये राय है कि देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी दो तरह के हैं। एक हैं जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं। अगर जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो हिंदी समझ में आने का या हिंदी इतने वक्त में समझ में उनको नहीं आ सकती, तो वो तो इंग्लिश की ही किताबें जो भी इंटरनेट पर मटेरियल अवेलेबल है या कुछ बेसिक जो टेक्स्ट है उनके माध्यम से तैयारी करें और वो पॉजिटिव रहे। ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं किताबों से आता है, बहुत सारा इंटरनेट पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन वो राजस्थान के लोग जिनको हिंदी भी आती है या यूँ कहें कि हिंदी ठीक ठीक आती है, अच्छी आती है, भले ही उनकी इंग्लिश कैसी भी हो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि वो राजस्थान जीके की तैयारी है वो हिंदी की किताबों से ही करें, भले ही वो अपने नोट्स इंग्लिश में बना लें। एक बार यानी 500 पेज की अगर किताब है तो उनको 600 पेज की किताब जितना वक्त लग सकता है वो अपने किताबों के कुछ नोट्स इंग्लिश में बनाएं, तो वो हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए। लेकिन इन किताबों को पढ़ने से जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि ये वो मेन स्ट्रीम्स की किताबें हैं जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम्स के हर एस्पेक्ट्स को कवर करने का मादा रखती हैं या इनमें कवर है। अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर से इंग्लिश मीडियम का ये करते हैं तो हमेशा ऐसा रहता है कि इस पेपर में मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ, और आप होते भी हैं, क्योंकि चुन चुन कर अगर हम स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें ख़राब हो जाता है और कुछ पोर्शन को अपने हद ज़्यादा टाइम दे देते हैं। पता चला कि एक हस्तकला पर तो हमने 6 PDF पढ़ डाली, 6 नोट्स पढ़ डाले, लेकिन वाद्य उपकरणों पे हमें मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से चुन चुन कर जो पढ़ना होता है उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है और वो सेटिस्फेक्शन वो कंप्लीटनेस आती ही नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को तैयार कीजिए। 80-100 पेज पढ़ने तक दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद में हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है, हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, भले ही आपका माध्यम इंग्लिश हो। तो हिंदी की इन किताबों को पढ़िए और फिर उनके जो आप नोट्स बनाते हैं उन नोट्स को आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बना लीजिए, जो भी ट्रिक्स बनाते हैं नोट्स बनाते हैं, ताकि वापस आपको रिवीजन है वो आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आप के माइंड में आप सेव रखते हैं, चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, वो सहूलियत आपको देगा। तो इस मामले में थोड़ी मेरी राय अलग है कि अंग्रेजी माध्यम के वो विद्यार्थी जिनको हिंदी आती है उन्हें राजस्थान ज्ञान की तैयारी हिंदी की किताब से करनी चाहिए। अब इस वीडियो के अंत में मैं एक एग्जॉस्टिव तो नहीं कहूँगा, मेरी राय में कुछ ये काम है जो आज के विद्यार्थी जिन कामों को करते हैं या अक्सर जो अभ्यर्थी मेरे को क्वेश्चन राय के लिए फ़ोन करते हैं स्ट्रेटेजी के लिए, उनसे बातचीत के दौरान मुझे कुछ बातें पता चलती हैं या कॉलेज में बच्चों का किस टाइप की प्रवृत्तियाँ उनमें विकसित हो रही है, उनको देख करके मैंने डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई है, क्या करें क्या नहीं करें। तो डूज़ में मैं कहता हूँ कि पुस्तकों, रणनीति और स्वयं पर विश्वास रखें। देखिए, पुस्तकें कंप्लीट कुछ भी नहीं होता और विश्वास के साथ अगर आप पढ़ोगे तो इन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चंस आएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन इन पुस्तकों से नहीं आया तो भी क्या हो जाएगा, आपको सिलेक्शन लायक या बहुत अच्छी रैंक टॉप करने लायक तक का मटेरियल इन किताबों में मिलेगा। रणनीति यानी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, बार बार किताबें बदलते हैं, बार बार पढ़ने का अंदाज बदलना, रणनीति बदलना, रणनीति की हमेशा तलाश में रहना कि आज अच्छा उनको वो देखते हैं वो क्या बताते हैं, अच्छा वो उनको वो देखते हैं क्या बताते हैं, फिर उनके ऊपर सोचना, चेंज करना, ये सब कन्फ्यूज़न आपका बिना काम वक्त जाया करता है। ये सब नहीं करें, मेहनत करें। देखिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और मेहनत करने के लिए आपको
जो ज़िंदगी में आपने एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर रखा है ना, उसको ब्रेक करना होगा। मेरा न्यू नॉर्मल से तात्पर्य है कि हमें ये लगता है कि यार व्हाट्सएप कैसे दूर रह सकते हैं, इससे तो बड़ी सहूलियत होती है, मेरे को अपडेट्स पता चलते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होगा तो कैसे होगा। लेकिन उसका यूज़ रैशनलाइज कीजिए। फेसबुक, यार फेसबुक से तो ये पता चलता है दिन दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे हम गुफा में बैठ के तैयारी नहीं कर सकते। थोड़ा तो समाज को भी टाइम देना पड़ता है, यार दोस्त हैं कैसे मैं कह दूँ। तो ऐसे आपके पास 100 बहाने मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मल लगते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो न्यू नॉर्मल है उसको आप चेंज करना पड़ेगा, आपको मेहनत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और ये मेहनत के लिए टाइम तभी निकलता है जब हम एक सिंगल गोल के लिए और फोकस्ड होकर माइंड में उसी हिसाब से हम दिनचर्या को डिज़ाइन करते हैं। पाठ्यक्रम के सभी भागों पर तार्किक समय और ऊर्जा निवेश, यह मैंने बता दिया कि कोई एक सिलेबस के एक भाग को हद से ज़्यादा वक्त देना कि मैं इसमें टॉप कर दूंगा, यह गलत रणनीति है, ऐसा नहीं होता। सकारात्मक रहें स्वयं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली के प्रति। स्वयं के भविष्य के प्रति इसलिए कि अगर आप देखो, भयग्रस्त मस्तिष्क है उसकी जो उत्पादकता है वह कम होती है। तो आपको ये फियरफुल नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा कुछ नहीं होगा। आप ये सोचिए, आप मेहनत कीजिए, बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। परीक्षा प्रणाली पर विश्वास से तात्पर्य है कि अगर ये सोचते हैं कि फेयर नहीं होती, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में गिरो चल रहा है, उनके पास पेपर आ गया था, उनके पास की आ गई थी, तो ये सब आपको तैयारी से डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपको लगेगा कि पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब पेपर आउट होते हैं। उसका तो वैसे ही हो गया था, उसकी जगह कोई और बैठा था। तो ये भले ही ये बातें सच्ची हों, हो सकता है 1-2% जितना भी है, लेकिन इन बातों पर ध्यान देने का, इन बातों पर अपना समय जाया करने का कोई मतलब नहीं है। मोटिवेटेड रहें, अध्यवसायी रहें, यानी मोटिवेटेड प्लस मेहनती। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने से काम नहीं चलता, आपको मेहनत लगातार करनी है। क्या नहीं करना है? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी जो चीज़ अपनी समझ से परे है या एक भविष्य में ऐसी होने वाली चीज़ है जिसके बारे में अभी नहीं भविष्यवाणी की जा सकती, उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करना, उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सरलीकरण के लिए गुणा भाग समीकरण बनाना, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सिंपल, भले ही वो विषय का ज्ञान है, जितना किताब में दे रखा है उतना, कोई भी टॉपिक पे आपको पीएचडी नहीं करनी है, और कोई भी टॉपिक पे आपके पास जो किताब है या आप जितनी किताबें जानते हैं उतना ही ज्ञान नहीं है। बहुत कुछ है दुनिया में, हज़ारों लाखों किताब डेली पब्लिश होती हैं। ये कहना कि यार इस किताब के बाहर कुछ है ही नहीं राजनीति विज्ञान, या इस किताब के बाहर कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में जो किताब है उसको याद कीजिए, समझिए, थोड़ा अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें अच्छा कवर नहीं हुआ, तब थोड़ा वो दूसरे किताब की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शोध नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, और ना ही इन प्रकार की जो बहस होती है, जिद होती है, उनमें पढ़ना है। भ्रमित नहीं होना है। रणनीति की सार्वकालिक तलाश, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखा है कि ऑल टाइम ये रहता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आप जैसे पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपने अब तक कि आपकी अपनी जो सफलता है, आपने दूसरों को देखकर अपनी बुद्धि स्वयं लगाकर आपने थोड़ी अपनी जो कमियां हैं या आपकी थोड़ी भूल है या जो अननोटिस्ड चीज़ें थी उनको देखकर आपने अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, तो वही रणनीति आपके लिए बेस्ट है। ये जो यूनिवर्सल सर्च है बेस्ट रणनीति की, उसमें आप ना पड़ें। हमेशा अपना मूल्यांकन करने की मुद्रा में रहना। अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर उस क्वेश्चन पेपर में मेरे 56 मार्क्स आ गए या 56 स्कोर हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ मेरा हो जाएगा। सर नेट के 3 पेपर में तो अच्छे आ गए लेकिन चौथे में नहीं आए। तो ऑल टाइम मूल्यांकन से क्या नुकसान होता है कि अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया तो आप
मेहनत को ग्रांटेड ले सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली अपना हो जाएगा। अचानक कम आ गया अगले में, तब आप डिप्रेशन यानी थोड़ा डाउन फील करेंगे कि अभी तक उस लेवल तक तैयारी नहीं पहुंची है। और ये जब एग्ज़ाम को हम घर पर देते हैं तो यह मूल्यांकन नहीं होता। वैसे भी मूल्यांकन नहीं होता क्योंकि हम ऑल टाइम एग्ज़ाम में देने लायक प्रिपरेशन के साथ कभी नहीं होते हैं। जैसे आज कोई मेरे को ये पूछे कि सर ये लीजिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, आप इसे सोल्व कर दीजिए। भले ही पेपर देने वाला ये आशा रखे कि मेरे को कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन मुझे किताब में देख के बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप उतने अपडेट ऑल टाइम नहीं होते। ये सभी पर लागू है। जब आप कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं तो आप इंडियन थिंकर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन भूल रहे हैं, उसको पढ़े हुए आपको 1.5 महीना हो गया। जब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इतिहास का कुछ न कुछ भूला है, क्योंकि उसको पढ़े हुए खूब टाइम हो गया। तभी तो रिवीजन इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम टाइम से जस्ट पहले हमारा जो माइंड है वो उस मोड में आ जाता है कि ज़्यादा बहस नहीं, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो, उनको संजो, थोड़े दिन के लिए संजोना है। और लास्ट टाइम हमारा रिवीजन तेज़ हो जाता है तो पता चलता है कि लास्ट 10 दिन में हमने उतना पढ़ा है जितना हमने पहले 1 महीने में नहीं पढ़ा था। इस वजह से जो मूल्यांकन का वक्त है वो फाइनल एग्ज़ाम ही होता है। साल के बीच में जो मूल्यांकन होते हैं वो सही मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए इस टाइप के मूल्यांकन करके अपने आप को भ्रमित ना करें। सोशल मीडिया पर उपलब्ध प्रश्न, बहस और विमर्शों को गंभीरता से लेना, ये काम नहीं करना है। सोशल मीडिया में अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन डाला हुआ है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना, अच्छा आ गया तो वाह वाह, नहीं आया तो ये वक्त की बर्बादी है। ये क्वेश्चन अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि रीजनिंग का, कि ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। ये गलत भी होते हैं और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस स्टूडेंट्स की तरह प्रिपरेशन कीजिए बुक्स के साथ, ना कि दीवारों पर लिखे क्वेश्चनों की सहायता से। YouTube पर उपलब्ध अभिप्रेरणा सामग्री को पाठ्यक्रम की तरह निपटाना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आजकल जो सोशल मीडिया है उस पर कंटेंट की इतनी भरमार है कि आप अगर किसी भी एक प्रकार के कंटेंट को फॉलो करते हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो आप उस कंटेंट से जो हासिल करना चाहते थे उसको आपको पहले ही कर लेना है। आप ये सोचते हैं कि ये, जैसे मैंने कहा कि अपने न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर देते हैं कि यार चलो इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिलेगा। कुछ सीख करके नहीं होगा। काम वही करने से होगा जो हमें करना चाहिए। तो ज़्यादातर भले ही वो एंटरटेनमेंट के वीडियो हों या ये जो मोटिवेशनल थिंकर्स होते हैं इनके वीडियो हों, इनको देखकर भी ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें, मोटिवेटेड रहें। और दूसरी बात, मोटिवेटेड आदमी तभी रहता है जब उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होने वाला है। और यह उसे तभी लगेगा कि उसका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने वाला है जब उसकी तैयारी अच्छी है। और तैयारी शुरू से ही अच्छी करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हमेशा ये लगता रहेगा कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। और जब ये लगता है अपने को कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं। इसे ही कहते हैं अध्यवसायी, यानी मोटिवेटेड प्लस हार्ड वर्क। तो मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशनल के वीडियो को सिलेबस की तरह पढ़कर उनको सुनकर उनको समय बर्बाद करना उनके पीछे, और पढ़ने का समय अगर वो खा जाएंगे तो मोटिवेटेड अंतिम रूप से आप नहीं रह सकते, भले ही कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लें। तो मोटिवेटेड रहिए सही समय पर अच्छी मेहनत करके। कुछ अनन्य और विलक्षण की तलाश, ये मैंने इसलिए कहा है कि अक्सर हमें लगता है कि यार जो हर कोई कर रहा है वो करना, तो वो तो कैसे करें, वो तो मैं पहले भी करता आया हूँ तो उसमें तो नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव किताबें, एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस, ऐसा आज तक नहीं पूछा गया ये वाला प्रश्न। तो इस टाइप की जो ऐसी अनन्य बातें जो आप औरों को नहीं पता, सिर्फ आपको ही पता है, या ऐसी विचित्रता, भले ही वो रणनीति की हो, क्वेश्चंस की हो, स्टडी मटेरियल की हो, टीचर की हो, चैनल की हो, किसी की भी हो, इनकी तलाश में नहीं रहें। जो सबको पता है वही पढ़ना है, उसको अच्छे से याद रखना है और उसे एग्ज़ाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस करना है। आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना है और स्ट्रेंथ पर
विश्वास करना है और स्ट्रेंथ को और अधिक रिफाइन करना है। यही है आपकी रणनीति। आपकी रणनीति सिर्फ आपकी है, किसी और की कॉपी नहीं हो सकती। अंतिम टिप्स के रूप में मैं कहूँगा कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन कोई भी मूल्यांकन प्रणाली पूर्णतया ऑब्जेक्टिव नहीं होती, यानी ज़िंदगी में संयोग होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार के कैलकुलेशंस में, इस प्रकार के कल्पित जो डर हैं, उनमें आप अपना समय, ऊर्जा और एकाग्रता बर्बाद ना करें। ईश्वर सत्य में विश्वास रखें, आस्था रखें, मेहनत करें। अपवादित रूप से होने वाली दुर्घटना या दुर्योग आपके साथ ही होगा, इस आशंका में नहीं रहें। सब कुछ अच्छा होगा, आप अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गुड लक, थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट की रणनीति के लिए, सब्जेक्ट पर जो पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं वो करने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।